नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और झारखंड टेट की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पे लगातार जारी है और फिर से एक नई क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत ग्रांड वेलकम है। और झारखंड टेट में आज हम लोग पेपर 2 की क्लासेस देखेंगे। पेपर 2 बोले तो 6 to 8, जो 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं और जो कि सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए आज का क्लासेस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है जहाँ पे हम लोग जेटेट 2016 के क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और बताते चलें इसी प्रकार के प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में करेगा और आपको ये बहुत ही गहराई से प्रश्नों को समझना है, अंडरस्टैंडिंग लेना है और विद इन कह सकते हैं कि हम सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, आउट ऑफ सिलेबस आपको जाना नहीं है। तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस लगातार चल रही है और ये एसएसटी की क्लासेस आप सभी के लिए समान अध्ययन, जहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे जो बेस्ड ऑन जेटेट 2016। और हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पे इसलिए ध्यान दे रहे हैं ना, अभी आपको हम उस रिदम में ला रहे हैं ताकि जब आप बुक को भी स्टडी करें, आप मार्केट से बुक लिए ही होंगे, जब आप बुक को लेते हैं ना आपको उसमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये आप पिक आउट कर पाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो आप यहाँ से जज कर पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर बना रहे होंगे, जब आप प्रैक्टिस सेट बना रहे होंगे, सिलेबस को अच्छे से समझ लेंगे तो आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी आपको कोई भी किताब वाला या कोई नोट्स वाला आपको उल्लू नहीं बना सकता, आपको चला नहीं सकता है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। एसएसटी का 6 to 8 के लिए बेस्ड ऑन जेटेट एग्जाम 2016 पर आपका आधारित रहेगा ये। और हम लोग हिस्ट्री वाले सेक्शन को भी देख रहे हैं। सोशल साइंस में सबसे मेजर जो सब्जेक्ट है वो क्या है आपका हिस्ट्री। सोशल साइंस में जो सबसे मेजर सब्जेक्ट रहता है, सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो किससे आते हैं, आपका हिस्ट्री से। तो चलिए हिस्ट्री को ही देखते हैं। जूम कर दिया मैंने, आपको अच्छे से दिख रहा है ना? चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा। तो चलिए पहला प्रश्न आप सभी के लिए रेडी है और ये हमारा कब है, मिडाइवल इंडिया सल्तनत ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसको सिर्फ सुल्तान ऑफ दिल्ली आपके सिलेबस में जो मैंने कल बताया था सिलेबस में ये है आपका पॉइंट। और वो क्या लिखा है उसमें, सुल्तान ऑफ दिल्ली, तो मतलब दिल्ली सल्तनत को देखना है। तो दिल्ली सल्तनत के लिए चलिए पहला प्रश्न आप सभी के लिए, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था। कुतुब मीनार आप सभी जानते हैं कहाँ पर है, दिल्ली में। इसका निर्माण किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण आरंभ किया था और इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूर्ण किया था। यहाँ पूछ रहा है किस सदी में इसका निर्माण, किस शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। 12वीं सदी में, 13वीं सदी में, 14वीं सदी में, 11वीं सदी में। इसका आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार कब बना है। तो कुतुब मीनार को बनाया किसने था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, इसकी शुरुआत की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल कब है आपको, 1206 से लेकर 1210, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल है। इसी दौर में इसने बनाया, इसी दौर में। तो ये कौन सी सदी में आएगी, 1200 प्लस है यानी 13वीं सदी चल रही है। 1206 मतलब कौन सी सदी हो गई है, 13वीं सदी है ना। 1201, 1202, जैसे अभी 2000 कितना है, 23 है, तो ये कौन सी सदी है ना। 2023 जो है, ये 2024, ये कौन सी सदी है, यानी हम लोग 2000 अभी कितना है 24, जैसे तभी क्या था 1206 और अभी हमारा क्या है 2024, यानी अभी अगर हम 2024 को लिखें 2024, तो यानी ये 20वीं सदी से प्लस है, यानी 21वीं सदी चल रही है। पूछा जाएगा कि जेटेट का एग्जाम जो 2000 आपका ये थर्ड जेटेट, ये तीसरा जेटेट है, आपसे अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तीसरा जेटेट, झारखंड जेटेट किस सदी में हुआ था, क्या आंसर होगा, 21वीं सदी, क्योंकि ये 20वीं से प्लस है। उसी तरह यहाँ 12वीं से ये प्लस है तो क्या हो जाएगा 13वीं सदी, ये 13वीं सदी। अच्छे समझ गए आप, इसका बी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, और फटाफट तरीके से सॉल्व करेंगे। और ये आया वो प्रश्न है ना, ये आए वो प्रश्न है बहुत सारे एग्जाम्स में, और सारे एग्जाम्स कौन से, टीचर वाले टेट एग्जाम में आया वो प्रश्न है, चाहे वो बेट में हो, बिहार टेट में हो, या झारखंड टेट में हो, सीटेट में हो, वहां से आए वो प्रश्न है 6 to 8 में। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया।
चंगेज खां मंगोल शासक थे, उसने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ये चार ऑप्शन है, बलबन, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश हो जाएगा। हालांकि इनका डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ था, उसी समय एक कह सकते कि आपका मंगोल जिसका नाम था मंगबरनी, वो आए थे इनके दरबार में मदद के लिए। वहां पे सत्ता से संबंधित कुछ विवाद चल रहा था और वो भाग कर इनके दरबार में आए थे और इसी का पीछा करता हुआ आपका चंगेज खां यहाँ पर आ पड़ा, मतलब अटैक करने वाला था। लेकिन इन्होंने इल्तुतमिश ने एक कह सकते हैं कि ज्यादा सूझबूझ का परिचय देते हुए मंगबरनी को कहा कि नहीं, मैं आपका मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इनके पीछे रीजन था, इल्तुतमिश हाल ही में शासक बने थे, उनके पास उतनी क्षमता नहीं थी तो वो चंगेज खां का सामना कर सके। इसलिए उसने सीधे समझा कि चंगेज खां का दुश्मन मंगबरनी को हम शरण ही नहीं देंगे, इसको शरण नहीं देंगे तो चंगेज खां से युद्ध नहीं करेगा। वही हुआ, इनके साथ डायरेक्ट इनका चंगेज खां का इल्तुतमिश से युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन आक्रमण करने की योजना बनाई थी। और जब इन्होंने इनकार कर दिया मदद देने से मंगबरनी को, तो फिर उन्हें आक्रमण करने का इरादा छोड़ दिया और डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ था। हालांकि चंगेज खां के नेतृत्व मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर ऑप्शन का आपका क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। हालांकि डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ था, लेकिन आक्रमण करने की योजना बनाई थी, आक्रमण होने की स्थिति आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सल्तनत काल में अगला प्रश्न आपका, सल्तनत काल में किस कला का विकास सर्वाधिक हुआ? सल्तनत काल में सभी कलाओं का विकास हुआ था, लेकिन सर्वाधिक पूछ रहा है, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो विकास हुआ ना, वो आपका किस कला का हुआ था? स्थापत्य कला का। बड़े बड़े बिल्डिंग है ना, बड़े बड़े फोर्ट, बड़े बड़े किले बनने लगे थे इस दौर में। तो स्थापत्य कला में भवन का जो निर्माण होता है वो किसमें आता है? स्थापत्य कला में। अभी जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं उसको हम लोग किसमें डालते हैं? स्थापत्य कला में। स्थापत्य कला का विकास हुआ था आपका जरीसंधि के काल में। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रिवाजों को अपनाया था? दरबार में फारसी रिवाजों को किसने अपनाया था? फारसी एक्चुअली उस समय ना, एक जैसे हम लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं, उसको अच्छा मानते हैं, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया अडॉप्ट करती है। तो उस दौर में जो फारसी कल्चर था ना, वो काफी फेमस था, वर्ल्ड फेमस था, लोग उसका अनुसरण करते थे। तो भारत में भी उनका अनुसरण किया था। किसने किया था? आपका अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर बलबन। तो फारसी रीति रिवाजों का जो अनुकरण किया था ना, वो आपका बलबन ने किया था। और इसे एक फारसी महत्वपूर्ण शासक होते अफरसियाब, इसने खुद को अफरसियाब का वंशज भी घोषित कर दिया था। क्या कहा कि हम अफरसियाब के वंशज हैं, है ना, उसके वंश के शासक अफरसियाब का वंशज इन्होंने खुद को घोषित किया था। किसने? बलबन ने, अफरसियाब का वंशज। ये भी पूछा सकता है, बलबन ने किस फारसी शासक का खुद को वंशज बताया था? अफरसियाब। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? पोलो खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी खेलते खेलते घोड़े से गिरकर? ये प्रश्न आपका। तो पोलो खेलते समय जो मृत्यु हुई थी ना, वो गुलाम वंश के शासक थे आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ये नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज्यादा आपका समय नहीं लेना है, आप फटाफट तरीके से प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे। आपको एक अंदाजा मिल रहा है कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और कहाँ से प्रश्न आते हैं। चलिए ये देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक शासक के समकालीन नहीं थे? किसके समकालीन नहीं थे? बाद बाकी जितने हैं ना, एक को छोड़ के उस सबके कार्यकाल में रहे हैं, लेकिन किसी एक के कार्यकाल में वो नहीं थे, उनके समकालीन नहीं थे। आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जब अमीर खुसरो आए थे ना, वो सबसे पहली बार बलबन के शासनकाल में वो आए थे, है ना। बलबन के काल में जो अमीर खुसरो का दरबार में जो उनका प्रवेश होता है, वो बलबन के समय से उसका स्टार्टिंग होता है। तो बलबन के समय तो वो थे, बलबन के बाद जो शासक बने थे उसके बाद कैसे उसमें तो रहेंगे। ये जो बलबन थे आपका, बलबन के बाद गुलाम वंश के बाद आपका
जलालुद्दीन खिलजी आए, है ना। इसके बाद फिर बाद में आपका अलाउद्दीन खिलजी आए, इन सब में तो वो रहेंगे। लेकिन इल्तुतमिश देखिए, इल्तुतमिश आपका कब रहा है? बलबन के पहले। इल्तुतमिश कब का शासक है? बलबन के पहले का। यानी इस तरह हम लोग समझ सकते हैं अमीर खुसरो बलबन इल्तुतमिश के कार्यकाल में नहीं रहा होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। तो अमीर खुसरो किसके समकालीन नहीं थे, ये पूछा जा रहा है। समकालीन नहीं थे तो बलबन से उसका काल स्टार्ट ही हुआ था। इनका काम बलबन के समय से स्टार्ट हुआ था। तो बलबन और उसके बाद के शासकों के समय में ये हो सकते हैं, लेकिन इसके पहले इल्तुतमिश का कार्यकाल है बलबन से, इसलिए इल्तुतमिश में इसका नहीं होगा। ये डन है। चलिए नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अजमेर में, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन देखिए क्या क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और इसको 2.5 दिन में 2.5 दिन में बना दिया था, इसलिए इसका नाम ही है 2.5 दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपका। निम्नलिखित में से किस शासक ने चांदी का टंका, चांदी का टका और तांबे का जीतल, तांबे का जीतल जारी किया था? किसने किया था? चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर बहराम शाह, बहराम खान। किसने किया था? ये किया था आपका इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने किया था। बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। इल्तुतमिश ने किया था। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? ये भी पूछा जाता है मिडावल वाला प्रश्न। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो टंका, याद रखिएगा। और तांबे के सिक्के को क्या कहते थे? जीतल। यहाँ से भी आपका दो प्रश्न, प्रश्न से भी दो प्रश्न आपका निकल सकता है, इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? दिल्ली का, अब देखिए प्रश्न आपसे थोड़ा घुमा के पूछ रहे हैं। दिल्ली का, दिल्ली का मतलब दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ये सभी मुस्लिम शासक ही थे। आपका बलबन भी मुस्लिम थे, इल्तुतमिश भी थे, कुतुबुद्दीन ऐबक भी थे और अलाउद्दीन खिलजी भी थे। तो सबसे पहले किसका शासनकाल था? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का था। ये 1206 में जब शासक बने, गुलाम वंश की स्थापना की, तभी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो आपका पूछ रहा है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, यही पहले शासक यही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न भी आपको दिख रहा है ना? मैं थोड़ा इसे ऊपर कर देता हूँ। अगला प्रश्न अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा ना? चलिए और ऊपर कर ही देते हैं इसको, ताकि आपको क्लीन दिखे पूरा अच्छे से। 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। खलीफा से, खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? एक्चुअली देखिए खलीफा क्या होता है? मुसलमानों का पूरी दुनिया में धार्मिक प्रधान होता है। और खलीफा कहाँ रहते थे? तुर्की में। पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भी मुस्लिम सत्ता होती थी, उनको खलीफा से अप्रूवल लेना पड़ता है ना, अप्रूवल लेना पड़ता है। खलीफा उसको अप्रूव कर दिया, मान्यता दे दिया, तब उसको वैध कर सकते हैं, राजवंश माना जाता था, वैध सुल्तान माना जाता था, लीगल हो जाता था। तो भारत में जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, गुलाम वंश की स्थापना, वो तब तक वैध शासन नहीं होता जब तक कि उसको खलीफा से मान्यता ना मिल जाता। तो खलीफा से मान्यता सबसे पहले किसने लिया? इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो ये मान्यता आपका इल्तुतमिश ने लिया। इसके बाद क्या हो गया? दिल्ली सल्तनत जो है ना एक विधिवत रूप से लीगल सत्ता बन गई पूरे वर्ल्ड के लिए, कि वहां भी एक मुस्लिम राजवंश है। और इसको मान्यता किसने दिया? खलीफा ने। और किसने मान्यता लिया? इल्तुतमिश ने। ये काम किसने कराया? इल्तुतमिश। एक तरह से रजिस्ट्रेशन हो गया है ना, फिक्स रजिस्ट्रेशन हो गया। अब ये वैसे चलिए अगला 12 में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने का अंतिम वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत से 5 राजवंशों ने शासन किया।
दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? 5। तो अंतिम कौन था? तो सबसे पहला था गुलाम वंश, है ना। सबसे पहला कौन था? गुलाम वंश। गुलाम वंश का कार्यकाल जब खत्म हुआ तो किसका आया? आपका गुलाम वंश के बाद आपका खिलजी वंश आया। खिलजी वंश के बाद कौन आया? तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद लोधी वंश। तो वो आपसे पूछा जरा अंतिम, अंतिम कौन हो गया? क्या बोला मैंने? लोधी वंश। अंतिम आपका लोधी वंश हो जाएगा, ठीक है। अंतिम कौन हो गया? लोधी वंश। और लोधी वंश को हराकर, जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, इसी को हराकर बाबर ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। इसलिए दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा हो गया? लोधी वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने राजत्व के सिद्धांत को अपनाया था? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने राजत्व के सिद्धांत को अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 13, राजत्व, है ना। किस प्रकार हमारा राज चलेगा, किस प्रकार नियम कानून रहेंगे, इसका एक अलग से उन्होंने कह सकते हैं अलग से नियम ही बना दिया, राजत्व का सिद्धांत ही बनाया था। वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, या फिर इल्तुतमिश। तो राजत्व का सिद्धांत, यहाँ पे आपको राजत्व हो जाएगी, सौ है ना, यहाँ पे 100। राजत्व मतलब आपका पैसा से संबंधित, वैसा नहीं। राजत्व ने राज काज के नियम से संबंधित एक सिद्धांत अपनाया था, वो थे बलबन, है ना, बलबन। इनका जैसे था इसमें कि उच्च वंश के लोग ही राजा बन सकते हैं, है ना, निम्न वर्ग के लोग राजा नहीं बन सकते हैं। किसी भी समस्या का सोल्यूशन इसके पास क्या था? लो और राजनीति, मतलब बिना युद्ध का किसी समस्या का अंत नहीं हो सकता है, इनका ये मानना था। ये इनके राजस्व सिद्धांत का अंग था, है ना। इसीलिए उन्हें खुद को अपर्याप्त का वंशज घोषित किया था कि हम बहुत उच्च वंश के हैं, है ना, इसलिए शासक हम बनेंगे। नेक्स्ट, नियमित मुद्रा। अगला है नियमित मुद्रा जारी, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? यानी नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? एक्चुअली जब गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब स्थापना करी थी, उस समय इसकी जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी वो लाहौर हुआ करती थी। कहाँ होती थी? लाहौर। उसको राजधानी को लाहौर से बदलकर दिल्ली किसने लाया? लाहौर से बदलकर राजधानी को दिल्ली में किसने स्थापित किया? उसके बाद दिल्ली में इतने शानदार तरीके से शासन चला, इसका नाम ही दिल्ली सल्तनत हो गया। अगर दिल्ली नहीं आता राजधानी में, इसका नाम हो सकता है इतिहास में हम लोग लाहौर सल्तनत पढ़ते। और लाहौर सल्तनत जब नाम रहता, हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं पढ़ते, पाकिस्तान वाले पढ़ रहे होते, ठीक है। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं क्योंकि लाहौर से राजधानी को कहाँ लाया? दिल्ली। और दिल्ली किसने लाया ये पूछा जा रहा है, तो इल्तुतमिश ने लाया था। किसने लाया था? इल्तुतमिश ने। तो बी नंबर आपका आंसर होगा। और पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इन्होंने तांबे का टंका और आपका चांदी का टंका और तांबे का जीतल मुद्रा जारी किया था। तो मुद्रा जारी करने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश ही था। और राजधानी को भी इन्होंने लाहौर से दिल्ली में स्थापित किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, ठीक है। गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता था? मतलब गुलामों का गुलाम, एक गुलाम था और उसका भी गुलाम, नहीं तो नौकर का नौकर, नौकर का नौकर, लोग कहते हैं ना, ये तो नौकर का भी नौकर है। तो गुलामों का गुलाम निम्नलिखित में से किस शासक को कहा जाता था? आपको बताते चले, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था ऐबक, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था आपका इल्तुतमिश। इसलिए यानी इल्तुतमिश क्या हो गया? इल्तुतमिश जो हो गया वो गुलामों का गुलाम हो गया। इल्तुतमिश आपका गुलामों का गुलाम हो गया। डबल गुलाम, क्योंकि देखिए इल्तुतमिश किसका गुलाम है? ऐबक का। और ऐबक किसका गुलाम है? मोहम्मद गौरी का। यानी क्या होगा? इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश 3 नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका सिजदा और पाबोस का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है?
जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि राजत्व का सिद्धांत किसने अपनाया था? राजत्व का सिद्धांत याद कीजिए, उन्होंने बड़े बड़े पैमाने तय करके रखे थे अपने दरबार में, इस तरह का सिस्टम होना चाहिए ना। तो उसी में सिजदा को भी लागू किया था। और पाबोस मतलब जब सम्राट आएंगे तो उसको ऐसे झुक के सिजदा करना है ना, सजदा करना है। इसके बाद दूसरा पाबोस मतलब सुल्तान जहां पर उसका पांव रखेगा उसके बराबर में जमीन को आपको चूमना है ना, इसको कहते हैं पाबोस। पाबोस मैंने उसका जहाँ पांव रहेगा वहां पे आप उसको चूमिए, ताकि ये पता चले कि नहीं शासक बहुत बड़ा चीज है ना, तब उसके आगे पीछे झुके हुए रहते हैं। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये उनका यहाँ पर कॉन्सेप्ट था। तो सिजदा और पाबोस का संबंध किस शासक से था? सिजदा और पाबोस का संबंध आपका था किससे? बलवन से होगा। बलवन ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी, तो ये किससे हो गया? बलवन से। नेक्स्ट आपका गुलाम वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट हो गया गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक आपका कौन था ये पूछा जाएगा। तो बलवन था क्या? नहीं, इन्हें तो बहुत पहले थे। इनके बलवन के बाद केकुबाद, ट्यूमर या फिर बहराम शाह। बहराम शाह आपका कब? ये तो इल्तुतमिश के और रजिया के समय ही बने थे ये भी गुलाम वंश का था। ये आपका आरंभिक शासक थे। बहराम शाह ये भी नहीं होगा आपका। केकुबाद के बाद ट्यूमर्स बने थे, ये हो गया अंतिम, ये हो गया अंतिम शासक ट्यूमर। ये शब्द के बहुत कम एज में बने थे और बहुत ही जल्दी इनका कार्यकाल खत्म हो गया। जैसे केकुबाद, इनकी तो मृत्यु हो गई, इनको लकवा मार गया था। ये पहले शासक बने, इनकी मृत्यु हो गई, इनको लकवा मार दिया था, तो बहुत जल्द इनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद ट्यूमर्स बने, और ट्यूमर्स का शासक नाबालिग था ना, बहुत कम एज में बने थे, और इसके बाद इसलिए इस साम्राज्य का पतन ही हो गया। तो अंतिम शासक कौन हो गए? गुलाम वंश का अंतिम शासक ट्यूमर। और ये कौन थे? बलवन के पोता थे, बलवन का पुत्र था ये, बलवन का पोता था। तो अभी हम लोग देख रहे थे आपका 6 to 8 का हिस्ट्री वाला सेक्शन, और जो कि कभी न कभी किसी टीचिंग एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न थे, चाहे वो जेटेट 16 का प्रश्न भी इसमें इंक्लूड था 6 to 8 के लिए। इसके बाद आपका बिहार टेट का था, राजस्थान टेट का था, सी टेट का था। मतलब जितने भी प्रश्न मैंने 17 प्रश्न जो डाले, ये सभी प्रश्न आपका जो टेट का एग्जाम है टीचर वाला, उससे आया हुआ प्रश्न था। तो निश्चय ही आपको ये सारे प्रश्न एग्जाम्स में इसी में से कोई देखने को मिल सकता है। और ऐसी प्रैक्टिस लगातार चलता रहेगा, और क्लासेस आरंभ हो चुकी है। आप भी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना और बिल्कुल फ्री में क्लासेस को करना, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। बिल्कुल फ्री में आप क्लासेस कर सकते हैं, फ्री में नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे लिए क्या करना है आपको? बस आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल में आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल ज्वाइन करें और वहाँ आपको नोट्स मिल जाएगा। और ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको लेक्चर जब भी मैं अपलोड करूँ, एवरीडे अपलोड कर रहा हूँ, जब भी अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो को भी देख पाएंगे। और फिर मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत तो आप कमेंट करें, टेलीग्राम पे कमेंट करें, या इस वीडियो में जाकर आप यूट्यूब पर कमेंट करें। तो जो आपकी इच्छा हो उसी अनुसार से आप करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू। और आप सभी के लिए और बताते चलें कि अभी जैसे हम लोगों ने ये आपका 6 to 8 की क्लासेस की, 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए हमने जो ये आपका प्रैक्टिस सेट बनाया, ऐसे ही 1 to 5 के लिए भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 to 8 का क्लास यहाँ पे चल रहा है। अगर जो 1 to 5 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। 1 to 5 के लिए पेपर 1 की क्लासेस भी लगातार यहाँ पर चल रही है, और हमने इससे जुड़े हुए पेपर 1 से जुड़े हुए हमने प्रैक्टिस सेट बनाया है। प्रीवियस ईयर को भी हमने बनवा दिया है। तो आप चाहते हैं कि नहीं आप प्रिपरेशन करें आपका जेटेट का दोनों पेपर का, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। पेपर 1 का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और हमारे साथ पेपर 2 का भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। दोनों ही पेपर आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, और कुछ भी आपसे फीस को पेमेंट यहाँ पे नहीं लगने वाला है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना है, और क्लासेस आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।